हेलो एवरीवन, आज डेट है 12 फरवरी और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, CAA टू फॉलो वैक्सीन ड्राइव सेज अमित शाह। हमारे यूनियन होम मिनिस्टर वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, वहां पर वो अपना स्पीच दे रहे थे। उस समय उन्होंने बोला कि इस समय हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है कोविड-19 से एक तरीके से उससे दूर होने के लिए, उससे स्ट्रगल करते हुए हम वैक्सीनेशन ड्राइव हमारे यहाँ चलाया जा रहा है। उसके बाद में जैसे ही वैक्सीनेशन ड्राइव कंप्लीट होगा हम CAA को इम्प्लीमेंट करेंगे। उन्होंने बोला कि बीजेपी गवर्नमेंट ने हमेशा जो भी प्रॉमिस किया है उसको, उस टारगेट को, उसको अचीव करने की कोशिश की है। देखो, ये तो पॉलिटिक्स की बात हो गई। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि CAA क्या है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट के थ्रू 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों से 6 नॉन मुस्लिम जो माइग्रेंट्स हमारे इंडिया में आए हैं, हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, इन कम्युनिटीज से जो लोग इंडिया में माइग्रेट होकर के आए हैं, क्योंकि उन्होंने वहां पर रिलीजन के आधार पर बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज देखी उन देशों में, इसलिए वो इंडिया में आए, तो उन लोगों को यहाँ पर सिटीजनशिप दी जाएगी। देखो, हमारे यहाँ पर जो सिटीजनशिप है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत दी जाती है, और बाय बर्थ, बाय डिसेंट, थ्रू रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, और कोई अगर टेरिटरी को इनकॉर्पोरेट कर लेता है इंडिया, तो वहां के लोगों को इस तरीके से हमारे यहाँ पर सिटीजनशिप दी जाती है। लेकिन जो बाहर से, जो एक तरीके से जो फॉरेनर्स हैं, उनको हमारे यहाँ पर सिटीजनशिप नहीं दी जाती है। जो इलीगल माइग्रेंट्स, उनको इंडियन सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती है। लेकिन ये जो एक्ट बना है उसमें ये जो 6 माइनॉरिटी वाले जो लोग हैं, इन 3 देशों से जो लोग आएंगे, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। और किस आधार पर दी जाएगी कि अगर वो लोग 31 दिसंबर 2014 से वो लोग उससे पहले इंडिया में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर रह रहे हैं, तो उसके आधार पर उन लोगों को सिटीजनशिप दी जाएगी। तो एक तरीके से देखो तो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी, मतलब मुस्लिम जो लोग, 3 देश जो मुस्लिम मेजोरिटी वाले देश हैं, जहां से जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी अगर हमारे यहाँ आती है तो उसको यहाँ पर सिटीजनशिप अवेल करवाई जाएगी। ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसका काफी विरोध हुआ था। क्यों हुआ था कि इसको हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके आधार पर, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स हैं उसके आधार पर इसका विरोध किया गया था। आर्टिकल 14, जिसमें राइट टू इक्वलिटी सभी को दिया जाता है, उसका एक तरीके से ब्रीच किया था आर्टिकल 14 को इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ने। और जो सेक्युलरिज्म, जिसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो पॉलिटिक्स, हमारा जो पार्लियामेंट मेंटेन करता है, उसको भी ब्रीच करता है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उसी के आधार पर इसको क्या किया गया था, इसका विरोध प्रदर्शन हुआ था। नेक्स्ट न्यूज उत्तराखंड से रिलेटेड है। रेस्क्यू एफर्ट्स रिज्यूम इन तपोवन डैम टनल। उत्तराखंड में ट्रेजेडी जो हुई है उसके बाद में वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है NDRF की टीम और ITBP की टीम के द्वारा। ठीक है, तो वहां पर जो NTPC की तपोवन डैम टनल, जो धौलीगंगा रिवर के ऊपर जिसको बनाया गया था, और वहां पे जब ये ट्रेजेडी आई तो लोग उस तरीके से, जब वहां पर ये मलबा इकट्ठा हुआ तो उसमें लोग दब गए, उनकी डेथ हो गई, और 2 लोगों की और बॉडी ढूंढी गई है, जिसके जो डेथ टोल है वो 36 लोगों तक पहुंच गया है। बहुत सारे लोग अभी भी मिसिंग है। तो धौलीगंगा रिवर में फिर से पानी का जो लेवल है वो बढ़ गया। इसके लिए, इस कारण से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कुछ समय के लिए रिज्यूम किया गया है। देखो, जो धौलीगंगा रिवर है, धौलीगंगा रिवर और ऋषि गंगा रिवर, ये दोनों जो नदी हैं वो रैनी गांव के पास में आकर के मिलती हैं, और इन्हीं, ये जो रैनी गांव है, यहाँ पर ही सबसे ज्यादा एक तरीके से ये जो ट्रेजेडी हुई है उसकी वजह से विनाश हुआ है। रैनी विलेज में धौलीगंगा और ऋषि गंगा रिवर आके मिलेंगी। ये दोनों रिवर आगे जाकर के अलकनंदा रिवर में मिलती है, और ये जो अलकनंदा रिवर है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथी नदी में मिलती है, और फिर ये एक साथ मिलकर के गंगा नदी को बनाती है। NTPC जो है, NTPC की जो टनल, तपोवन डैम टनल, जो
धौलीगंगा रिवर के ऊपर बनाई गई है। देखो जो एनटीपीसी का काम होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के काम में एंगेज्ड होती है और इसको 7 नवंबर 1975 को एनटीपीसी को फॉर्मेशन इसका किया गया था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया और चाइना के बीच में अप्रैल 2020 से रेगुलर जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मतलब बॉर्डर है इंडिया और चाइना के बीच में और पेंगोंग सो लेक जो है उस वहां पर स्ट्रगल चलता आ रहा था। 15 जून 2020 को इंडिया के 20 सोल्जर्स वहां पर शहीद हो गए थे इस स्ट्रगल में। उसके बाद में रेगुलर टॉक्स चलती आ रही है कि ये जो स्ट्रगल है उससे निपटा जा सके। अब दोनों की तरफ में कोऑर्डिनेशन हुआ है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है और डिसएंगेजमेंट का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो गया है। मतलब पहले जिस एरिया में स्ट्रगल चल रहा था वहां पर चाइना की आर्मी भी और हमारी तरफ से इंडिया की आर्मी भी जिन्होंने अपना डिप्लॉयमेंट कर रखा था, अब दोनों की दोनों आर्मी वहां से पीछे हट रही है। जो पेंगोंग सो लेक है जो तिब्बत और हमारा ईस्टर्न लद्दाख उसके बीच में फैली हुई है, उसमें उस एरिया में 10% एरिया में दोनों देशों के बीच में टसल चल रही है। तो नॉर्थ बैंक इस पेंगोंग सो लेक का नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक दोनों बैंक से ही मतलब इंडिया और चाइना दोनों ने अपनी आर्मी को पीछे हटा लिया है। अपने जो ट्रूप्स थे, अपने जो एक तरीके से वेपन्स थे, उन सबको पीछे वहां से कर रहे हैं दोनों ही देश। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है यहां पर देखो हमारे लॉ मिनिस्टर ने बोला है कि माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनीज जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे इंडिया में आए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे लॉ मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन रविशंकर प्रसाद उन्होंने ये बोला है कि देखो माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनी हमारे यहाँ पर आए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अर्न करें इंडिया से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे लॉ को, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। हमारे देश की जो सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, सेफ्टी है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि 6 जनवरी को जब यूएस में विरोध प्रदर्शन हो रहा था और जहां की पुलिस ने उन लोगों को हटाने का प्रयास किया, तो जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर तो पुलिस का समर्थन कर रहे थे। सेम तरीके का हमारे यहाँ प्रोसीजर हुआ 26 जनवरी को जब वहाँ किसान यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे और रेड फोर्ट के ऊपर जब और एक तरीके से वो इलीगल वर्क कर रहे थे कि हमारे झंडे के साथ, हमारे नेशनल फ्लैग के साथ में खुद का जो झंडा है, खुद का फ्लैग है, उसको फहराने की कोशिश जब कर रहे थे, पुलिस उनको जब हटाने का प्रयास कर रही थी, तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई। तो फिर जो आपके जो लॉ है, जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि आपके जो लॉ है वो तो पूरे वर्ल्ड के लिए सेम होने चाहिए ना, आप अलग अलग लोगों के हिसाब से, अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग लॉ कैसे रख सकते हो, ऐसा उन्होंने बोला है। नेक्स्ट न्यूज है, यह देखिए, नेक्स्ट न्यूज है, देखो जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उन्होंने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एमएलसी सीट्स के लिए जो चुनाव है उनकी डेट फिक्स कर दी है। अब देखो जो एमएलसी है, पहले तो हम उसके बारे में देखते हैं कि एमएलसी है क्या। देखो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे हमारे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में 2 बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, जैसे अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा, सेम उसी तरीके से कुछ जो हमारे स्टेट होते हैं उनमें भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो इस तरीके से 2 होते हैं। तो ये जो एमएलसी है वो ज्यादा स्टेट्स में नहीं है, 6 स्टेट्स में इस समय है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जो हमारा यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका, इनमें अभी बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को हमारा संविधान जो है उसके आर्टिकल 168 में इसके बारे में बताया गया है। देखो ऐसा नहीं है कि सभी स्टेट नहीं रख सकते, सभी स्टेट्स इसको बना सकते हैं, स्टेट्स को पावर होती है अगर वो मेजोरिटी से इसको पास कर दें और उसके बाद में पार्लियामेंट को आर्टिकल 169 के बाद, आर्टिकल 169 में पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि अगर मेजोरिटी से ये स्टेट्स अगर मेजोरिटी से इसको पास कर दें, वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली अगर मेजोरिटी से पास कर दे तो आप एमएलसी के लिए अप्रूव दे सकते हो। ठीक है, अब बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने हमारी इंडिपेंडेंस के बाद में अपने वहां पर एमएलसी को हटा दिया, जैसे वेस्ट बंगाल ने 1969 में अपने यहाँ से एमएलसी को अबोलिश कर दिया था, आंध्र प्रदेश ने 1985 में अबोलिश कर दिया था, लेकिन 2007 में फिर से एमएलसी को बना लिया था। ये जो एमएलसी जो सीट्स होती हैं, मतलब मान लो उस स्टेट में
जितनी सीट है, मान लो 60 सीट है एमएलए की, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 सीट है, तो उसके 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती एमएलसी की सीट उस स्टेट में। ठीक है, ये एमएलसी की बात हो गई। अब देखो जो इलेक्शन कमीशन है उसको भी हम देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324 में इसके बारे में बताया गया है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्लियामेंट के चुनाव करवाता है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव करवाता है, और स्टेट में जो एमएलए और एमएलसी के चुनाव करवाता है। जो हमारे रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज के जो चुनाव होते हैं वो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट नहीं करवाता है, ये एक एक्सेप्शन है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये एमएलसी के बारे में हमने नॉलेज गेन की और इलेक्शन कमीशन के बारे में नॉलेज गेन की। नेक्स्ट न्यूज है, केरला के हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया है एक माइनर को, उनका प्रेगनेंसी थी, उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेशन करवाने का अलाउ कर दिया गया है केरला हाई कोर्ट के द्वारा। ये जो 16 ईयर ओल्ड एक गर्ल है और ये रेप सर्वाइवर है, उस लड़की को 28 वीक्स की जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करवाने का परमिशन दे दी है एक तरीके से जो केरला हाई कोर्ट है उसने। तो देखो ये एमटीपी एक्ट को, एमटीपी एक्ट में जो एक तरीके से लिमिट फिक्स की गई थी उसको ब्रीच करके भी ये अप्रूवल दिया गया है। एमटीपी एक्ट को हम देख लेते हैं। 1971 में ये एक्ट बनाया गया था और अब जो सेशन चल रहा है उसमें इसका अमेंडमेंट एक्ट को बिल करने, मतलब अमेंडमेंट जो होने वाला है इसमें, उसमें जो चेंज किया जाएगा वो इसकी जो लिमिट है उसको चेंज किया जाएगा, कुछ और भी नए प्रोविजन इसमें डाले जाएंगे और अब इसका अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में। 1971 में ये एमटीपी एक्ट बनाया गया था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें जो टाइम है उसको फिक्स किया गया था कि अगर 12 वीक्स की प्रेगनेंसी है तो आपको एक डॉक्टर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और अगर 20 वीक्स की प्रेगनेंसी है तो उसमें आपको 2 डॉक्टर्स का अप्रूवल होना चाहिए कि आप टर्मिनेट करवा सकते हो अपनी प्रेगनेंसी को। अब जो नया बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो अमेंडमेंट होगा उसमें इस टर्म को बढ़ा दिया जाएगा, 20 से 24 सप्ताह उसमें किया जाएगा। तो ये तो देखो 28 वीक्स का था, मतलब जो लिमिट है उससे ज्यादा टाइम था, लेकिन फिर भी टर्मिनेशन करवा दिया जा रहा है। देखो इस जो एक्ट के तहत जो वीमेन होती है, जो गर्ल चाइल्ड होती है, जो भी रेप सर्वाइवर या कुछ एक तरीके से एक्सेप्शन होते हैं, उनको खुद की बॉडी के ऊपर खुद का राइट नहीं होता है। एक तरीके से जो पैट्रियार्कल जो सोसाइटी है हमारी, जहां पर वीमेन को इक्वलिटी का दर्जा नहीं दिया जाता है, वो इस बिल के, इस एक्ट के थ्रू भी दिखाई देता है। वीमेन को खुद की चॉइस नहीं होती है कि उसको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना है या नहीं करवाना है। उसमें पहले डॉक्टर का अप्रूवल चाहिए, बाद में मेडिकल जो बोर्ड है जिसमें कुछ लोग मेडिकल लाइन से होते हैं, कुछ साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो देखते हैं कि ये इस प्रेगनेंसी की वजह से वीमेन को कुछ परेशानी हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वीमेन चाहती है मान लो कि उसे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना है, लेकिन अगर मेडिकल बोर्ड ये बोल दे कि नहीं, उसको इस प्रेगनेंसी की वजह से वीमेन को कोई परेशानी नहीं हो रही, तो कोई मतलब जो हाई कोर्ट है वो मना भी कर सकता है कि आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करवा सकते। और जब अगर ऐसा होता है तो वीमेन अनसेफ अबॉर्शन की तरफ बढ़ती है और उसकी वजह से जो डेथ रेट है वो काफी इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि अगर इंडिया की बात करें तो अनसेफ अबॉर्शन की वजह से थर्ड लार्जेस्ट नंबर वीमेन की जो डेथ होती है उसमें थर्ड लार्जेस्ट नंबर पे करता है अनसेफ अबॉर्शन। ठीक है, तो ये जो नया बिल इंट्रोड्यूस, मतलब इसमें जो 1971 में जो एमटीपी एक्ट बनाया गया था उसमें अगर जो नया अमेंडमेंट होने वाले हैं तो उसमें इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वीमेन की जो इच्छा है उसको भी सर्वोपरि रखा जाए। नेक्स्ट न्यूज है, यहां देखिए, यहां पर देखो 2015 में हमारे जो पीएम है उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। इसमें बोला गया था कि 2018 तक जो हमारी पब्लिक बसेज है उनको 25% तक, मतलब टोटल जो पब्लिक बसेज है उसमें से 25% कम से कम फुल्ली एक्सेसिबल होने चाहिए डिसेबिलिटीज वाले जो लोग हैं उनके लिए। बाद में इस डेडलाइन को बढ़ा दिया गया था 2022 तक। अब ये यहाँ पर डाटा आए हैं गवर्नमेंट के डाटा, और उसमें बताया गया है कि इंटरसिटी बसेज हमारे इंडिया में 1.02 लाख बसेज चलती हैं, जिनमें से
44,768 जो बसें हैं वो अर्बन एरियाज में चलती हैं। ये जो इंटर सिटी बसेज हैं इसमें से केवल 210 बस ऐसी हैं जो एक्सेसिबल है, फुल्ली एक्सेसिबल, मतलब इसमें व्हील चेयर है, इजीली चढ़ा जा सकता है उन बसेज में, सारी व्यवस्थाएं हैं। 27,133 जो बसेज हैं वो सिर्फ एक्सेसिबल हैं और 75,257 जो बसेज हैं वो नॉट एक्सेसिबल हैं। जैसे दिसंबर 2020 के डाटा है। और अर्बन बसेज की अगर बात करें तो उसमें से 9,965 फुल्ली एक्सेसिबल हैं, 15,036 बसेज जो हैं वो पार्शली एक्सेसिबल हैं और 19,767 जो बसेज हैं वो नॉट एक्सेसिबल हैं। पब्लिक बसेज के अलावा इस एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के थ्रू गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, ये सारी जो जगह हैं वो जो पर्सन्स हैं डिसेबिलिटीज के साथ में, मतलब पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, उनके लिए इजीली एक्सेसिबल हो सके, इसके लिए व्यवस्था की गई थी इस कैंपेन के थ्रू। लेकिन गवर्नमेंट के जो डाटा सामने निकल करके आए हैं उनमें बोला गया है कि सिर्फ 7% जो बसेज हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं, सिर्फ 7% फुल्ली इक्विप्ड हैं फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए। मतलब जो ज्यादातर जो बसें हैं उनमें व्हील चेयर इन सब की व्यवस्था नहीं है, वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए अनफ्रेंडली है। नेक्स्ट न्यूज है, देखो 2013 में जब उत्तराखंड में ट्रेजेडी आई थी, केदारनाथ त्रासदी के नाम से जिसको जाना जाता है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को बोला था कि आप एक कमेटी बनाइए। वो कमेटी हमें बताएगी कि ये केदारनाथ त्रासदी हुई है, इसका क्या कारण रहा है, अगर यहाँ पर डैम्स की वजह से तो ये त्रासदी नहीं हुई है, इन सब के बारे में नॉलेज आपको पता होना चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उस समय रवि चोपड़ा हेड बना करके इनकी हेडशिप में कमेटी बनाई गई थी और रवि चोपड़ा ने ये बोला था कि जो पैरा ग्लेशियल जोन है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, मतलब 2200 मीटर से ज़्यादा हाइट की ऊंचाई पर आपको कोई डैम और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट नहीं इंस्टॉल करना चाहिए। देखो ये जो रवि चोपड़ा है, अब वर्तमान में उत्तराखंड में फिर से ट्रेजेडी आई है और ये पीपल साइंस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। उन्होंने ये बोला है कि जो डैम बनाए जा रहे हैं, वहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो बनाए जा रहे हैं, उनकी वजह से जो हिमालय रीजन है वो पहले ही सेंसिटिव है और उसकी सेंसिटिविटी और ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। तो अब क्या करना चाहिए हमें, अल्टरनेट पहले ही हम ढूंढ चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट वहाँ इंस्टॉल करते हैं। अब हम सोलर पावर प्रोजेक्ट में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं और सोलर पावर प्रोजेक्ट तो जो बिजली की यूनिट का जो खर्चा आता है उससे काफ़ी सस्ता गिरता है। कंपैरिजन किया गया है कि वर्तमान में प्रेजेंट डे में जो बिजली यूनिट का खर्चा है वो 7 से 8 रुपए पर यूनिट है और सोलर पावर में तो सिर्फ 2 रुपए पर यूनिट आता है। इसके अलावा रिस्क कम हो जाएंगे, इकोनॉमिक जो हिमालय रीजन जो सेंसिटिव रीजन है उसमें सेंसिटिविटी कम होगी, हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है उसको रिस्टोर किया जा सकेगा और जो एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग और ये समस्याएं बढ़ रही हैं वो कम हो सकेंगी, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन हो सकेगा। तो इन सब के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी की रिकमेंडेशन ली जाए ये जरूरी नहीं है। जो रिकमेंडेशन दी गई है उनके ऊपर वर्क किया जाए, उन सबको ध्यान में रखा जाए। फ्यूचर में जो भी प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो उन सारी रिकमेंडेशन को ध्यान में रखकर वो पॉलिसीज बनाई जाए, ये ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट न्यूज है फॉरेन पेज से। देखो यूएस के नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन बने, उन्होंने पहली बार चाइना के जो राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग, उनके साथ उनकी बातचीत हुई। उसमें उन्होंने बोला कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको पीस, स्टेबिलिटी और उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करना वहाँ का इंडिया मतलब जो यूएस है उसका काम है। उन्होंने ये बोला है सी जिनपिंग को। देखो ऐसा जो चाइना की न्यूज चैनल है उन्होंने बताया है कि ये बातचीत हुई और सी जिनपिंग और बाइडेन के बीच में अनफेयर इकोनॉमिक प्रैक्टिसेज को लेकर की बात हुई। इसके अलावा जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से भी न्यूज आई है कि क्वेड जो ग्रुप है, क्वेड ग्रुप में इंडिया है, यूएस है, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये जो क्वेड ग्रुप है वो इंडो पैसिफिक रीजन को स्टेबल पीसफुल बनाने के लिए ही इंस्टॉल किया गया था। तो इस क्वेड ग्रुप को मजबूत बनाने की भी बातचीत की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज म्यांमार से रिलेटेड है। म्यांमार में मिलिट्री
रूल एक तरीके से स्टार्ट हो गया है, वहाँ पर डेमोक्रेसी को टर्न कर दिया गया है और मिलिट्री ने जो रूल है वो अपने हाथों में ले लिया है। जब म्यांमार में मिलिट्री रूल चल रहा है तो यूएस ने वहाँ पर कुछ सेक्शन लगा दिए हैं ताकि वहाँ पर जो डेमोक्रेसी है वो फिर से रिस्टोर की जा सके। नेक्स्ट न्यूज चाइना से रिलेटेड है। चाइना ने बीबीसी वर्ल्ड न्यूज चैनल जो है उसके ऊपर बैन कर दिया है, चाइना से पुल कर दिया है कि अगर आपका कंटेंट हमारे नेशनल इंटरेस्ट के सही नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि हम हमारे यहाँ से आप ब्रॉडकास्ट कर सको। उन्होंने बोला है चाइना का जो चाइनाज नेशनल रेडियो एंड टेलीविजन एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला है कि जो भी रिपोर्ट बीबीसी ने पब्लिश की थी वो सीरियसली वायलेट करती है हमारे यहाँ के नेशनल इंटरेस्ट को। देखो बीबीसी जो है वो रिपोर्ट पब्लिश करता रहता है, तो बीबीसी ने चाइना में उइगुर जो कम्युनिटी है, ये माइनॉरिटी है, स्पेशली चाइना में जो 55 माइनॉरिटी पाई जाती है उनमें से एक माइनॉरिटी उइगुर भी है। और बीबीसी ने जो रिपोर्ट पब्लिश की थी उसमें बोला गया था कि चाइना के जो कैंप है उनमें उइगुर जो वीमेन हैं उनके खिलाफ में रेप केसेज होते हैं, बहुत सारे एट्रोसिटीज, बहुत सारे उनके खिलाफ में एक तरीके से वायलेशन होता है उनके राइट्स का। ये जो बीबीसी 18 अक्टूबर 1922 को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के रूप में रॉयल चार्टर के अधीन इसको एस्टेब्लिश किया गया था और 1 जनवरी 1927 से ही ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नाम से एस्टेब्लिश है। तो ये हमारा डिस्कशन था, कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।